तो उत्तराखंड बोर्ड का 2022 का भौतिक विज्ञान यानी कि फिज़िक्स का जो पेपर है वो यहाँ पे मेरे पास है। तो पेपर जो है आप लोगों का बहुत ही इजी पेपर आया था, और अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो मैंने 50 क्वेश्चन कुछ बनाए थे, ठीक है। ये थी वो मेरी 50 क्वेश्चन की वीडियो। तो ज़रा एक बार आप इस क्वेश्चन से इस पेपर को मिलाना तो आपको पता चलेगा कितने अच्छा आपका ये पेपर आया होगा। जिसने ये 50 क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए होंगे ना, आराम से पासिंग मार्क्स से कहीं ज़्यादा अच्छे नंबर उसके आ जाएंगे। 47 नंबर का, जी हाँ 70 में से 47 नंबर का जो आप लोगों का ये 2022 का पेपर है वो इन 50 क्वेश्चन से ही आया है, ठीक है। कोई और एक्स्ट्रा मैंने नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन लगाए, ठीक है। 47 नंबर का आपका ये पेपर आया है जो मैंने आपको बताए थे। तो अब मैं पेपर का रिव्यू करता हूँ और आपको दिखाता भी रहूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन में से बताए थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब इसको साइड में रख देता हूँ। तो अब यहाँ पे 2022 का पेपर है। स्टार्टिंग में ही आपको इंस्ट्रक्शन दिए, 70 नंबर का पेपर होता है आप लोगों का, ठीक है। 3 घंटे का समय होगा। यहाँ पे आपको ये नियतांक दिए रहते हैं। अगर कभी आप भूल जाओ नियतांकों को तो आप यहाँ से देख सकते हो, आपको सारी चीज़ों के नियतांक दिए हैं। अवोगाद्रो संख्या हो गई, बोल्ट्जमैन नियतांक, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और यहाँ पे सी यानी कि प्रकाश की चाल, प्लांक नियतांक, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, म्यू ज़ीरो का मान भी दिया हुआ है जो कि यूज़ में आता है। तो यहाँ पे आप नियतांकों का यूज़ कर सकते थे अगर आप कहीं भूल जाओ, और अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। तो हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन तो मतलब क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक इसका आंसर होने वाला है। सिंपल क्वेश्चन है, सबने चैडविक लिख दिया होगा। फिर अगला क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक यहाँ पे वेबर होगा, ठीक है। टेस्ला हो नहीं सकता, वो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। हेनरी आपका होता है स्वप्रेरकत्व का मात्रक, ठीक है, स्वप्रेरक गुणांक का मात्रक। फेरेड जो है आप लोगों का धारिता का मात्रक है, तो वेबर आंसर होगा इसका। इसके बाद निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो भैया बीटा जो है वो नहीं है। एक्स किरणें भी होती है, गामा भी होती है, अवरक्त भी होती है, बीटा आंसर होगा इसका। फिर ये यार मतलब चौथा क्वेश्चन क्या था ये? श्रेणी क्रम में संयोजित C1 C2 धारिता के दो संधारित्रों की प्रभावी धारिता के लिए व्यंजक। अब आपको पता है कि भैया श्रेणी क्रम में कहानी उल्टी चलती है, तो अगर जिस बच्चे ने फर्स्ट पे आंसर लगाया होगा तो इसका मतलब उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो बहुत सिंपल था। तो इसका राइट आंसर सेकंड होगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों से उल्टा चलते हैं, तो ये इसका आंसर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो एक नंबर वाले क्वेश्चन थे, ये भी कोई इतने हार्ड नहीं, सिंपल। अब आप जरा यहाँ पे आओ। पांचवा क्वेश्चन, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इससे आप क्या समझते हैं? तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल के अंदर जो हम लोग विद्युत धारा होती है उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है विद्युत अपघट्य, वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। एक तरीके से विद्युत अपघट्य ही है जो सेल के अंदर धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है, वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। एक नंबर में इतना लिख दोगे, फ्री के नंबर। लॉरेंज बल, ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं बनाता हूँ उसमें मैंने आपको याद होगा तो लॉरेंज बल क्या होता है ये बता रखा है, तो एक नंबर में आया है, आपने कर दिया होगा। फिर 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा, ध्यान देखो चैप्टर वाइज में ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। 1 नंबर के सिंपल क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपका 93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग कुछ होगा, वैसे आप ग्राम में कन्वर्ट कर लें, ये आ जाएगा आप लोगों का। तो इसको करेंगे कैसे आप लोग? भैया आपको एम दिया हुआ है 1 ग्राम, इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से कुछ, ठीक है। मैं शॉर्ट में भी करा रहा हूँ अभी मैं इसका आंसर ज़्यादा आपका बस रिव्यू दे रहा हूँ, अभी थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। तो किलोग्राम में चेंज करते ही साथ अब आपको लगाना है E = डेल्टा mc² का फॉर्मूला, और C का मान और डेल्टा m ये जो दिया हुआ है इसका मान रख के सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, जूल में आएगा आंसर, ध्यान रखना। फिर इसके बाद ये सिंपल क्वेश्चन, भैया कितनी बार वीडियो में बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप चाह के कहीं भी देख सकते हो, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने बनाई थी इसमें ये बोला था 1 नंबर में आता है। N प्रकार और P प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्या आवेश वाहक, तो भैया N प्रकार में इलेक्ट्रॉन होते हैं और P में क्या होते हैं? कोटर, तो ये इसका आंसर है। फिर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है, सूत्र प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताते हुए लिखिए। यहाँ पे आपसे सूत्र पूछा है और इसका अर्थ भी पूछ रहा है क्या क्या होते हैं, तो आपको खाली फॉर्मूला लिखना है और क्या करना है, उनके हर एक चीज़ बतानी है। अगर आप ध्यान से देखो तो ज़रा मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला था? अक्षीय वाला इस बार इंपॉर्टेंट है, और देखो यही आया, विद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यानी कि ज्ञात करें, और यही आया आप लोगों का 2 नंबर में। तो देखो एक क्वेश्चन तो ये रहा। इसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, तो देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ बताया था मैंने, ये रहा।
ये रहा, किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो देखो ये भी आया आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। इसके अथवा में सिंपल न्यूमेरिकल आपको दिया है, चाहो तो आप ये करते या फिर ये करते, इजी तरीके से हो जाता। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखो, धातुओं तथा अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, अगर ये केमिस्ट्री में बच्चे पढ़ ही लेते हैं भैया प्रतिरोधकता पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो सिंपल है, धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वो घटती है ताप बढ़ाने पे, अर्धचालकों की बढ़ती है। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी थी। ठीक है, ये मैंने चालकता के ऊपर बताया। अब प्रतिरोधकता उसकी उल्टी होती है, आप उसका बना के लिख देना। तो बहुत सिंपल 2 नंबर में था ये। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, पेपर के क्वेश्चनों को देखता हूँ एक बार फिर। तो ये देखो, वैसे मैंने बोला था आप लोगों को कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये रहा, किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या करा, इसने व्यंजक ना पूछ के आपको न्यूमेरिकल दे दिया इस पे, ये वाला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की कुंडली में जिसमें पास पास सटे हुए 100 फेरे हैं, इतनी धारा बह रही है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो ये भी देखो, इसको फिर भी मैंने नंबर के तौर पे नहीं माना, 47 नंबर जो बोल रहा हूँ, अगर मैं मानूँ तो 49 नंबर हो जाएंगे फिर, लेकिन फिर भी मैंने नहीं माना। लेकिन बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, वो वाला फॉर्मूला लगाते आप कर लेते। किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को एमीटर वोल्टमीटर में कैसे बदला जा सकता है। सिंपल चीज़ देखो, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बोला था मैंने आप लोगों को, ये रहा, चल कुंडली धारामापी ये रहा, चल कुंडली धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। हाँ, वैसे ही ये लॉन्ग क्वेश्चन की उम्मीद थी, कम से कम 3 नंबर या 5 नंबर में, 2 नंबर में दोनों का पूछा है, तो आपको आंसर 1 वर्ड में लिख के छोड़ देने हैं। मतलब कैसे हम लोग क्या करेंगे, कौन सा प्रतिरोध जोड़ेंगे, ठीक है, और किस अमीटर में चेंज करने के लिए, वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए कौन सा प्रतिरोध जोड़ेंगे, बस इतना लिख के आप 2 नंबर यहाँ पे कर लेते हैं। आपको कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें काम नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा एक बार देखो। इसकी PDF भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वेबसाइट का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति से क्या अभिप्राय है। अब देखो, अनुप्रस्थ प्रकृति क्या होती है। अनुप्रस्थ प्रकृति मतलब होता है, अगर मान लो हमारी तरंग इस दिशा में संचरण कर रही है तो उसके कंपन जो है उसके लंबवत होंगे। ठीक है, तो बस आपको यही लिखना था कि जो आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं वो उसके जो कंपन होते हैं, विद्युत वेक्टर के कंपन, वो संचरण की दिशा के लंबवत देखे गए थे। ठीक है, इसलिए ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। बस इतना लिख के 2 नंबर आपको मिल जाते। बहुत डिटेल नहीं लिखनी थी, लेकिन थोड़ा बहुत इसको लिखना था आप लोगों को, यहाँ पे 2 नंबर आपको मिल जाते। फिर जरा आप इस क्वेश्चन को देखो, 15वें क्वेश्चन को। यार मतलब सही में क्या क्वेश्चन था ये, फ्री के 2 नंबर थे। अथवा वाला भी देखो, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त निकाय की, अरे यार F1 आपको दिया हुआ है, उत्तल लेंस की बात कर रहा है, प्लस का रख दोगे आप सेंटीमीटर इतना। F2 आपको दिया हुआ है, कौन सा अवतल लेंस है, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि भैया संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो बस इतना काम करना था। तो बताओ कितना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे मैंने देखो जरा क्वेश्चन ये बताया भी था तो बस ये 50 क्वेश्चन कर लिए होते ना, तो यार मतलब न्यूमेरिकल मैंने गिने नहीं है जबकि अभी, नहीं तो यार ये अच्छा खासा 55-60 नंबर का क्वेश्चन बैठ रहा था इन्हीं के अंदर से। देखो यहाँ पे मैंने ये वाला संपर्क में रखे 2 लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। अब भैया आपने ये डेरिवेशन करा होगा तो फॉर्मूला भी कोई ना कहीं पढ़ा ही होगा, तो आपको पता है कि संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला ये है, तो उस पर बेस ये न्यूमेरिकल आ गया। फिर भी यार चलो, फिर भी मैं इस नंबर को कंसीडर नहीं कर रहा इस पेपर के अंदर। ठीक है, करता तो शायद ये 47 नंबर का नहीं, ये आपका 55 नंबर से आगे का पेपर आ चुका होता 70 में से। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन देखो, लेंस की क्षमता सूत्र मात्रक बताओ। सिंपल तरीके से आप लेंस की क्षमता डिफाइन कर रहे थे, सूत्र बता देते, मात्रक आप बता देते। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता, भैया F दिया हुआ है, D बराबर क्या होता है 100/F, अगर सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो बहुत सिंपल आपने कर दिया होगा। जरा इस क्वेश्चन को देखो, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ये 10th क्लास में आप लोग करते थे। 2 नंबर में आपको कुछ नहीं, मतलब एक तरीके से आपको एक ऑफर करा है कि 2 नंबर लो। फिर द्रव्य तरंगे क्या हैं, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य के लिए डी ब्रोगली संबंध बताइए। तो 2 नंबर में ये भी आया क्वेश्चन, जरा इधर ध्यान दो इस क्वेश्चन पेपर में। तो देखो ये मैंने आपको बोला था, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य व पदार्थ तरंग, पदार्थ बोल दो या द्रव्य तरंग बोल दो, क्या है, इस तरीके से ये करना था। तो यहाँ पे भी आपके देखो मैंने टिक भी लगा दिए, मैंने जब क्वेश्चन पेपर पढ़ा तो टिक भी लगाया कि कौन कौन से मेरे बताए हुए आए हैं। तो बहुत ही अच्छा आप लोगों का पेपर जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग।
इसके बाद नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करूं। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है भाई, हम कोई नाभिक लेंगे, ठीक है, उसको दो भागों में तोड़ देंगे। संलयन में क्या होता है, दो को मिला के एक कर देंगे, और इसका एग्जाम्पल आप दे देते, आपके नंबर आ जाते। हाँ, ये मैंने इसमें नहीं बताए थे, लेकिन ये सिंपल चीज़ होती है, बच्चा इतना लिख देता है, ठीक है। और जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी उसमें तो 101% मैंने ये बताया ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल दिया है, बच्चों को शायद लग रहा होगा कि हार्ड है, लेकिन नहीं है। परिपथ में 10 ओम के प्रतिरोध में क्या हो रहा है, धारा शून्य हो जाती है। अब ये आप देखो, आपको 10 ओम के प्रतिरोध में धारा शून्य दिया है, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन है, ठीक है। तो प्रतिरोध x का मान ज्ञात करना है। तो भैया प्रतिरोध x का मान कैसे ज्ञात करेंगे आप कुछ नहीं करना, आपको व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन लगानी है, P/Q = R/S। इसको PQRS मान लो, ये वाली, यहाँ से आप x का मान निकाल लेते। फिर कह रहे हैं 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, तो भैया पूरे इसके लिए इसका वो निकाल लो, क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध, और I का मान निकाल देना, V आपको गिवन है ही। तो बहुत ईजी था ये, चलो फिर भी छोड़ो, अगर ये नहीं करा होगा तो नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ो। परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम लिखिए और उनके परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। तो 3 नंबर में आपको ये दिया है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि भैया किरचॉफ के नियम, ये देखो किरचॉफ के विद्युत परिपथीय नियम, यहाँ किरचॉफ के विद्युत परिपथीय नियम लिखे, तो ये भी क्वेश्चन आ गया हम लोगों का, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन पेपर में टिक भी लगाते जा रहा हूँ मैं, जो आया है, और आपको गिनवा भी दूंगा। परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक, तो ये क्वेश्चन भी सही था अपने आप में, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं बोला था, अलग क्वेश्चन आया है, लेकिन जो थोड़ा बहुत सही से पढ़ के गए होंगे उन्होंने कर दिया होगा। और इसमें कुछ नहीं है, आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात होना चाहिए, बस उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब किसके लिए बात कर रहा है, परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आप इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल देते। तो जहाँ तक मुझे याद है τ = EB/4π², कुछ ऐसे आता, ठीक है, मुझे ढंग से याद नहीं, लेकिन इतना। इसके बाद 21वें क्वेश्चन को जरा देखो, LCR परिपथ बोला था, LCR परिपथ पूरा पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। LCR परिपथ संपूर्ण, LCR परिपथ प्रतिबाधा, ये सब मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पे LCR परिपथ के लिए क्वेश्चन में आ गया क्या, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, ठीक है। स्रोत की वह आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न कर सके। अनुनादी आवृत्ति क्या होती है भाई, अनुनादी आवृत्ति होती है आप लोगों की F = 1/2π√LC, ऐसे करके कुछ होती है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, L और C दिया हुआ है, तो भैया कुछ नहीं करना, 1 मिनट में फॉर्मूला याद होना चाहिए था, ये लगाते आंसर आता, ठीक है। देखो कितना सिंपल दिया है आप लोगों को, अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करो, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, आपको प्रतिबाधा ज्ञात करनी है अनुनादी आवृत्ति पे। तो भैया आपको LCR परिपथ दिया हुआ है, इसकी प्रतिबाधा का फॉर्मूला ZLCR कुछ ये होता है, ठीक है, ZLCR √R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब क्या करना है भैया, XL और XC तो अनुनाद की स्थिति में दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। तो कह रहे हैं अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा, तो भैया जब ये दोनों बराबर हो गए तो ZLCR जो है वो असल में क्या है, √R² बचेगा खाली R। अरे भैया आंसर ये रहा, ठीक है, सेकंड का आंसर तो ये रहा। तो हमें नॉलेज भी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी चलें तो साफ पता चल रहा है अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा जो होती है ZLCR की, वो उसके प्रतिरोध के बराबर ही होती है। मैंने आपको देखो यहाँ छोटा मोटा प्रूफ करके भी दिखा दिया। तो दोनों ही सिंपल थे, अथवा फिर भी आपको अथवा में जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन तो बच्चों ने यही करा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। भंवर धाराएँ क्या हैं, ये कैसे उत्पन्न होती हैं, भंवर धाराएँ का एक उपयोग बताइए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने इस 50 जो अपने क्वेश्चन बनाए थे उसमें नहीं रखा था। क्यों नहीं रखा था, क्योंकि भंवर धाराएँ जो थी वो इस बार सिलेबस से कट गई थी, ठीक है। वैसे मैंने अपने यहाँ कराया हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि कट गई हैं, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन फिर भी बच्चों ने कर दिया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो, एक पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए लेंस मेकर सूत्र स्थापित करो और यहाँ प्रतीकों का सामान्य अर्थ क्या है ये भी बताओ। तो देखो ये मैंने आपको इसमें बताया भी था कि लेंस मेकर सूत्र करना है आप लोगों को, जरा ध्यान से देखो ऊपर, ठीक है। पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर सूत्र, ये वाला। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आ गया, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाओ। खाली सिद्धांत समझाना है, कोई अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या नहीं करनी। अब इधर भी देख लो, इसमें भी मैंने आपको बताया था, देखो हाइगेंस का सिद्धांत लिखे और इसकी सहायता से अपवर्तन का नियम, ठीक है। लेकिन खाली आया हाइगेंस का सिद्धांत आप लोगों का, तो आपने ये भी कर दिया होगा।
ठीक है, जिसने ये 50 क्वेश्चन मेरे पढ़ लिए थे तो उसके लिए पेपर ईजी था। ठीक है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनकी तैयारी नहीं थी और खाली मेरे 50 क्वेश्चन पढ़ के गए। ठीक है, बाकी जो पढ़ते हैं उनके लिए तो ईजी था ही पेपर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? ठीक है, प्रकाश उत्सर्जन के लिए कार्यफलन दहलीय आवृत्ति का आशय। तो भैया मैंने बोला था यहाँ पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यहाँ से देखो, और उसके नियम ये मैं दिखाया जा रहा हूँ, थोड़ा आदत सी है। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है ये आया, और कार्यफलन वगैरह। तो अगर आपको याद होगा चैप्टर वाइज में जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कार्यफलन और ये दहलीय आवृत्ति की परिभाषा, और ये आ गई। ठीक है, लेकिन फिर भी छोड़ो, जरा अथवा वाले क्वेश्चन पे फोकस करो। सीजियम धातु का कार्यफलन है इतनी आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इस पे इस जैसा ही क्वेश्चन थोड़ा बहुत सेम नहीं है, थोड़ा बहुत। देखो, सीजियम धातु का कार्यफलन इतना है तो दहलीय तरंग दैर्ध्य बताओ, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था। हाँ, यहाँ आपसे क्या कर रहे हैं, आपसे गतिज ऊर्जा पूछ रहे हैं, तो आप आसानी से गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते थे अगर आपको ये चीज़ पता हो। इसके बाद बोर का मॉडल और रदरफोर्ड के मॉडल से किस प्रकार भिन्न है समझाओ, यानी कि दोनों के मॉडल में अंतर। तो यहाँ मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी। देखो, बोर और रदरफोर्ड के मॉडल में अंतर, तो देखो ये क्वेश्चन भी आ गया आप लोगों का। तो क्वेश्चन अच्छे खासे आए हैं। और गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट का प्रतीक चिन्ह खींचिए, इनकी सत्यता सारणी बताओ। तो यहाँ मैंने बोले थे ऑल गेट, आपको सारे गेट पढ़ के जाने हैं, तो ये भी आप लोगों के देखो आई गए। ठीक है, 5 मिनट की वीडियो भी थी मेरे चैनल पे जिसमें सारे गेट मैंने आपको शॉर्ट में समझाए थे, तो आप लोग ने वहाँ से भी अगर पढ़ा होगा तो कर दिए होंगे ये चीज़ें। इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक और पश्चदिशिक बायस क्या होते हैं, आवश्यक आरेख भी बनाओ। तो ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ बोला था कि भैया देखो, ये रहा अग्र व पश्चदिशिक संधि डायोड क्या है, परिपथ चित्र वोल्टेज धारा के बीच ग्राफ खींच के स्पष्ट करें। ठीक है, पूरा डिटेल में बोला था आप लोगों को, और वही चीज़ देखो आप लोगों की आई है। इसके बाद 5 नंबर के क्वेश्चन में देखो, 5 नंबर में ये वाले क्वेश्चन नहीं दिखते जो इस बार आए हैं, लेकिन क्वेश्चन वही है। अब हम ये नहीं कह सकते ना कि भैया ये 5 नंबर में क्यों दिया, क्वेश्चन 3 में आए 5 में आए, क्वेश्चन वही है, दुक्का है, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, वैद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए एक आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जरा फ्रंट पे आ जाओ और इस क्वेश्चन पे आगे पढ़ो। तो दिख रहा है आप लोगों को ये वाला, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो 5 नंबर में आया है, और सिंपल सा विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, देखो इसके बाद जिन्होंने नीचे वाला क्वेश्चन करा होगा, मुझे लगता है उनके लिए जल्दी हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल दिया है। वैद्युत विभव की परिभाषा और मात्रक 1 मिनट में कर दिया होगा बच्चों ने। 2 बिंदु आवेश इतने इतने कुलाम के इतनी दूरी पर हैं, इन दोनों के मध्य पी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना है। फिर इतने कुलाम के आवेश को अनंत से पी तक लाने में कितना कार्य। अरे यार, मतलब पहले तो आप इतने के कारण पी बिंदु पे क्या निकालते, विद्युत विभव, फिर इतने के कारण निकालते। ठीक है, और दोनों को उठा के ऐड कर देते चिन्ह सहित, क्योंकि विद्युत विभव हमारी अदिश राशि है। फिर यहाँ पे इतने माइक्रोकुलाम के आवेश को कह रहा है बिंदु पी तक लाने में कितना कार्य करना होगा। तो W बराबर Q इंटू डेल्टा वी का फॉर्मूला लगाते हैं हम। ठीक है, डेल्टा वी आपने निकाल लिया है, और Q जो है आप लोगों का इतना आवेश रखते। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, लेकिन बच्चों ने जहाँ तक ऊपर वाली करा होगा जितना मुझे लगता है। बाकी ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल था, कोई ऐसी टेंशन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 29 को देखो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा का क्या अर्थ है। अरे देखो क्वेश्चन जरा पढ़ो, दर्शाइए कि ऐसी परिपथ के मुक्त दोलनों में संधारित्र एवं प्रेरकत्व में संचित ऊर्जाओं का योग समय के बदलने पर नहीं बदलता। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर के लिए साइड में कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में जो है वो चीज़ थोड़ी अटपटी आ गई, शायद बच्चों को नहीं आती होगी, या जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा वो नहीं कर पाए होंगे। लेकिन अथवा वाले क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, अगर एक हार्ड बनाया है तो नीचे अथवा में बहुत ही ईजी क्वेश्चन बना के रखा है। स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व को उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, और न्यूमेरिकल वही सिंपल बच्चों वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, विद्युत भाग बल बताओ औसत। अब जरा इधर पे देखो, इधर तो यहाँ मैंने बताया था अन्योन्य प्रेरण स्वप्रेरण की घटना क्या होती है, तो ये भी आप लोगों का आ चुका है। और सिंपल सा न्यूमेरिकल ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, क्या करना है इसमें, E इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और आसानी से आप कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो कोई हार्ड नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश के तरंगों के व्यतिकरण से क्या समझते हैं, फ्रिंज चौड़ाई के लिए फॉर्मूला। तो ये भी 5 नंबर के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, दिखा भी देता हूँ भाई।
कहीं आप लोग सोचो कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन मजाक नहीं कर रहा मैं। ये रहा, प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं? प्रतिबंध लिखो, फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र। ठीक है, तो ये भी 5 नंबर में आप लोगों का आया, और देखो लिख भी रखा है कि 5 नंबर का आएगा। ठीक है, अथवा वाले क्वेश्चन को देखो, अथवा वाला भी सिंपल ही है, लेकिन ये वाला क्रांतिक कोण पूर्णांतिक परावर्तन जो है ये मैंने बता रखा था, ये वाला नहीं बताया था, तो उसमें मैंने टिक लगा रखा है। तो कुल मिला के आप लोगों को अगर देखो मैं गिनवाऊँ तो जिसमें मैंने टिक लगा रखे हैं वो क्वेश्चन आए थे जो मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया 50। 1 9 हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद 13वां हो गया। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का 17वां हो गया, फिर आपका ये वाला हो गया। ठीक है, फिर इसका हो गया अथवा वाला, भंवर धाराएं, ये वाला हो गया। तो 47 नंबर का आप लोग देखो, ये सारे आपके आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद तो सारे ही आए हुए हैं यार लगभग। तो 47 नंबर का आप लोगों का आया था। और अगर मैं ये मान के चलूँ जो मैंने बोले थे उसके न्यूमेरिकल अगर आप करके आए होंगे उस फॉर्मूले पे बेस, तो आप लोगों का कम से कम यार 55 नंबर का ये पेपर बैठ रहा है जो मैंने बताया है। तो सिंपल पेपर था। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि यार आप लोगों को मेरी वीडियो से कितनी हेल्प मिली। अब यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए, या कहो एक तरीके से आप पूरे हिंदी मीडियम वालों के लिए, मैं फिजिक्स के ऊपर 12th क्लास के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और मेरी वीडियो बनाने का मोटिव ये रहेगा कि मैं आप लोगों को एक अलग लेवल से पढ़ाऊँ। अलग लेवल मतलब हिंदी मीडियम में हर एक टाइप के क्वेश्चन कराऊँ जो आप लोग के कंपटीशन में काम में आएंगे, और आप लोगों को खाली बोर्ड के लेवल तक के लिए सीमित नहीं रखूँ, एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊँ फिजिक्स में, यही मेरा मकसद रहेगा। ठीक है, तो बस आपको चैनल को सपोर्ट करना है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ कमेंट करके जरूर बताना कि भाई मेरी वीडियो से आप लोगों को कितनी हेल्प मिली। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।